आज हमारा लेक्चर रहेगा पी ब्लॉक का। अगर आप ब्लॉक केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो सॉल्ट एनालिसिस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। PH3 को जब आप इसमें पास कराओगे तो बाय द एंड समरी इज दिस CO3P2 बनेगा। ये +1 है, हाँ सर है। ये -3 है, हाँ है। ये +5 है। फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टीज हेलोजन ना होते हुए भी हेलोजन जैसी होना स्यूडो हेलोजन कहलाता है। तो कैल्शियम साइनामाइड बना लेता है और साथ में क्या रिलीज होता है? कार्बन रिलीज होता है। तो नाइट्रोजन जो होता है बेटा वो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होता है, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ऑक्सीजन के साथ वो बना रहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बना रहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बॉडी में जब जाएगा, जगह जगह जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का टॉक्सिक इफेक्ट। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। क्या हालचाल? बढ़िया, फाइन। चलिए, तो आज हमारा लेक्चर रहेगा पी ब्लॉक का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं मेन जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे वो लाया हूं, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप ब्लॉक केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो ब्लॉक केमिस्ट्री मतलब जैसे SPDF ब्लॉक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई मेरे सबसे पहले आपका सॉल्ट एनालिसिस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो सॉल्ट एनालिसिस को स्ट्रांग बनाइएगा और उसके बाद ब्लॉक केमिस्ट्री पे कूदिएगा। यानी कि कहने का मतलब है पहले सॉल्ट एनालिसिस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपकी रिएक्शंस की प्रैक्टिस उसमें बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड देन उसके बाद आप जब ब्लॉक केमिस्ट्री की तैयारी करेंगे तो फायदे में रहेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जरा ध्यान से देखिएगा। फॉस्फीन, ठीक है। फॉस्फीन में क्या है बेटा? क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हेन पास एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इट प्रोड्यूस। देखिए CuSO4 से जब रिएक्शन होगी तो मेन प्रोडक्ट जो यहां पे ऑप्शन में हमें देखना है कि भाई क्या बनेगा। तो PH3 को जब आप इसमें पास कराओगे तो बाय द एंड समरी इज दिस CO3P2 बनेगा। अगर किसी को लगता है कि ये चीज याद रखने की है तो नहीं। कैसे बेटा? कॉपर +2 है, अरे हाँ या ना, और फॉस्फीन यहाँ पे -3 है, तो मेरे हिसाब से चार्ज बैलेंस करना आपको आता होगा। बाय द एंड समरी इज दिस। कलर यहाँ पे कैसा होगा बेटा? ब्लैक, वैसे वो ऑप्शन में भी दिया हुआ है। और किस फॉर्म में बनेगा बेटा? PPT की फॉर्म में बनेगा। तो मेरे हिसाब से पहला आंसर इसका क्या हो गया? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। H3PO2, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, पता नहीं, एक तो मैंने बहुत सारे बैच ले लिए है ना, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि ये मैंने रिएक्शन आप ही के बैच में बताई थी या किसी और बैच में बताई थी। लेकिन अभी हाल में ही जेई चैलेंजर और जो भीष्म है और जो आपका क्या कहते हैं ये वरुण बैच है, इन्हीं में से किसी एक बैच में मैंने ये रिएक्शन बताई है, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, और वो भी मैकेनिज्म के साथ बताइए। H3PO2 है बेटा, तो ये H3PO2 है। और मैं याद दिला दूं वो कौन सी रिएक्शन बताइए? H3PO3 के बारे में बताया था। तो जैसे H3PO3 है वैसे ही H3PO2 है। ये साइन तो सबको पहचानने में आता ही होगा, हीटिंग का है। तो जब हम इसको बेटा हीट करेंगे तो PH3 निकल जाएगा। अब जब PH3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? 2 O बचेंगे। अच्छा, नेचर क्या होता है कि जो सामने वाला कंपाउंड है वो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है, तो वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है। तो ये जो 2 O बचे हैं ये बाकी बचे हुए H3PO2 पे क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे। तो ये H3PO2 + 2 O मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा? H3PO4 बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कुछ बच्चे यहां पे दिमाग दौड़ाएंगे। क्या वो बोलेंगे? सर H3PO3 में आपने क्या किया था? यहां से जो ऑक्सीजन निकली थी उसमें एक ऑक्सीजन ला करके जोड़ा था। अरे भाई, H3PO3 को H3PO4 में बदलना है तो कॉमन सेंस वाली बात है, एक ही ऑक्सीजन ला के जोड़ूंगा। और यहां पे H3PO2 को H3PO4 में बदलना है तो अंडरस्टूड है बेटा कि क्या कहते हैं, 2 ऑक्सीजन ला के जोड़ूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे उसको उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचाना है। ओके, सो फाइनली सेम को क्या करो? जस्ट ए सेकेंड। फाइनली सेम को क्या करो बेटा? उड़ा दो और जो बचे उसको बता दो। कितने H3PO2 हैं? 2 H3PO2 हैं। और क्या देता है बेटा? PH3 देता है लाला,
और क्या देता है, H3PO4 देता है। अच्छा, ये +1 है, हाँ सर है। ये -3 है, हाँ है। ये +5 है, हाँ है। तो अब सब कुछ आपके सामने है, जल्दी से आप ऑप्शन डिसाइड करिए कि फाइनल आंसर क्या होना चाहिए। आई रिपीट, फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? तो फाइनल आंसर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होना चाहिए। तो ये एक तरह की क्या हो गई बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। ओके, तो नाउ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा स्यूडो हैलाइड के बारे में पूछा गया है। अब पहली बात तो कि स्यूडो हैलाइड होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा कि स्यूडो हैलाइड क्या होता है। शुरू के 2 क्वेश्चन अभी जो हमने देखे बेटा वो नाइट्रोजन फैमिली से थे और ये किससे, हैलोजन फैमिली से। अब जरा ध्यान से देखना होता क्या है। जो स्यूडो हैलाइड्स होते हैं उनमें एक एटम नाइट्रोजन होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ओके, अच्छा, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? और साथ में कोई एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अब अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होनी चाहिए, मैंने ऐसा नहीं बोला। एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। बात समझ में आ गई? कम से कम एटलीस्ट 2.1 2.5 इतनी तक तो उसकी, इससे ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो तो अच्छा है। वैसे ऐसा कहीं बुक में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। ईएन मेंशन नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि भाई नाइट्रोजन से ज्यादा हो, फिर तो सीधा सा नाइट्रोजन से ज्यादा तो कौन होते हैं, या तो क्लोरीन होता है, या फिर ऑक्सीजन होता है, या फिर फ्लोरीन होता है। फिर तो मतलब स्यूडो हैलाइड फिक्स हो जाते हैं कि भाई इनके बाहर से कोई स्यूडो हैलाइड हो ही नहीं सकता। तो एक जनरल क्राइटेरिया बता रहा हूं कि एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो अब आप देखिए, नाइट्रोजन है, हाँ है। नेगेटिव चार्ज है, हाँ है। एक तो नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कार्बन है जो कम से कम 2.5 तो है, तो ये स्यूडो हैलाइड होगा। ये नाइट्रोजन है, स्यूडो हैलाइड होगा। ये भी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, स्यूडो हैलाइड होगा। बस ये है जो नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए ये स्यूडो हैलाइड नहीं होगा। ये पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार स्यूडो हैलाइड मतलब होता क्या, मीनिंग क्या होता है? स्यूडो हैलाइड का मतलब होता है जो हैलाइड नहीं है लेकिन हैलाइड जैसे कर्म करते हैं। जो हैलाइड नहीं है लेकिन हैलाइड जैसे कर्म करते हैं। जैसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं, है ना। अगर आप CuI2 को ले लीजिए तो ये क्या करेगा बेटा, CuI2 क्या करेगा, Cu2I2 प्लस I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो वैसे ही आप क्या करिए, CuCN को ले लीजिए, ठीक है। तो ये भी क्या होगा बेटा, Cu2CN2, ठीक है, और CN होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या होते हैं बेटा, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी का मैच करना। ओके, अब जैसे वहां पे I2 गैस निकल रही है वैसे ही यहाँ पे CN होल ट्वाइस गैस निकल रही है। CN होल ट्वाइस क्या होता है बेटा, साइनोजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइनोजन बोलते हैं। टॉक्सिक गैस होती है, विषैली गैस, टॉक्सिक गैस होती है। ओके, तो ये टॉक्सिक गैस होती है। सामने वाले को ही पता चलता है कि हाँ इस रिएक्शन के दौरान गैस रिलीज हुई थी, क्योंकि जिसने सूंघी वो तो बता ही नहीं सकता क्योंकि वो तो निकल लेता है ना। तो बाय द एंड समरी इज दिस बेटा, प्रॉपर्टीज हैलोजन ना होते हुए भी हैलोजन जैसी होना स्यूडो हैलोजन कहलाता है। ओके, चलिए, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जब मैं हैलोजन फैमिली पढ़ा रहा था तो मैंने ये उसमें मेंशन किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बेटा एक ऑरेंज सॉलिड एक्स कंपाउंड है जो ऑन हीटिंग एक कलरलेस गैस दे रहा है। चलो ठीक है, साथ में एक ग्रीन कलर का पीपीटी भी मिल रहा है, ठीक है ना, ग्रीन रेजिड्यू भी मिल रहा है। अच्छा, वो जो गैस निकल रही है वाई, वो जब मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रही है तो एक व्हाइट सॉलिड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो अब वो क्या है, आइए जरा देखते हैं ध्यान से, ठीक है। यहां पे ऑरेंज सॉलिड मुझे दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि मेरे सिलेबस में ऑरेंज सॉलिड कौन से हो सकते हैं। आई रिपीट, ऑरेंज सॉलिड
कौन से हो सकते हैं? तो भाई डाइक्रोमेट मुझे याद आता है ना, तो मैंने क्या किया, अमोनियम डाइक्रोमेट ले लिया। अब जब मैं अमोनियम डाइक्रोमेट को मैंने ले लिया तो फाइनली मैंने इसको हीट कराया, तो ये जो Cr2O7 है, आई रिपीट Cr2O7 है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब अमोनियम डाइक्रोमेट को मैंने हीट कराया, N2 बना, Cr2O3 बना और H2O बना। अब मैं किसको लाया? मैग्नीशियम को लाया। ये N2 गैस है जो रिलीज हुई थी वहां से, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया एंड फाइनली यहां पे Mg3N2 का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ भाई? मैग्नीशियम मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? +2 तक, और इसके सामने एक नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो माइनस में जाएगा। ये लेस था, ये प्लस में जाएगा, वो मोर है माइनस में जाएगा। कहां? बात समझ में आ गई? तो दोनों मिलकर के फाइनली यही बनाएंगे, यस और नो? तो अल्टीमेटली Mg3N2 का फॉर्मेशन हुआ और फाइनल आंसर हमारा ये हुआ। क्लियर है भाई सभी को? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जरा ध्यान से देखते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें पूछा गया है कंसंट्रेटेड HNO3 इज येलो कलर्ड लिक्विड ड्यू टू। भाई ऐसा क्या होता है कि कंसंट्रेटेड HNO3 जो होता है वो कुछ येलो कलर का दिखाई देता है। होता क्या है कि HNO3 पड़े पड़े ही ब्रेक होता रहता है, डिसोसिएट होता है किसमें? H2O प्लस NO2, ठीक है ना, प्लस O में। तो ये जो NO2 गैस इसमें रिलीज होती रहती है, खुद कैसी होती है बेटा? ब्राउन कलर की होती है, और जो इसमें डिसॉल्व होती है तो उसकी कलर इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होकर के और वो सॉल्यूशन को येलो दिखाई देना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के NO2 के डिसोल्यूशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेटेड HNO3 इसमें इस तरह का दिखाई देता है, कैसा? येलो कलर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा इसमें करेक्शन आ गया। मैंने अभी जब स्लाइड लगा रहा था तब मैंने इसको देखा था, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। H3PO4 है और इतने 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 टेम्परेचर पे ये बन रहा है। अब समस्या ये है कि इसमें ये नहीं समझ में आ रहा कि इसने पूछा किसके बारे में है। तो जरा ध्यान से देखना, मैं क्लियर कर देता हूं, मैं सारी चीजें बता देता हूं। देखिए मैंने एक ट्रिक बताई थी हीटिंग इफेक्ट के बारे में। जब फॉस्फोरिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट बताया था तो मैंने एक ट्रिक बताई थी पीपीएम। पीपीएम की मतलब है फॉस्फोरिक एसिड को जब आप हीट करोगे, पी मींस फॉस्फोरिक, जब आप इसको हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? पायरोफॉस्फोरिक। तो यहां पे ए क्या होना चाहिए बेटा? पायरोफॉस्फोरिक, ठीक है ना, H4P2O7। फिर उसके बाद जब आप इसको और हीट करोगे तो M बनना चाहिए, यानी कि मेटाफॉस्फोरिक HPO3 होल N। अच्छा, और हीट करोगे तो एनहाइड्रिक फॉर्म बननी चाहिए P2O5। हो क्या रहा है? थ्रू आउट ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर आप हर एक फॉस्फोरस को देखें तो यहां पे क्या है बेटा? उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 बनी हुई है। क्या बनी हुई है बेटा? +5 बनी हुई है। ये बात समझ में आ गई? तो 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर ए के बारे में पूछता तो इसका आंसर डी होता, अगर बी के बारे में पूछता तो इसका आंसर सी होता, और बाकी तो सी के बारे में तो पूछा ही नहीं क्योंकि वो है नहीं। तो भाई फाइनल आप समझ गए होंगे। यहां पे थोड़ा सा ये चीज लाइन मेंशन करना भूल गए, है ना, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई बात नहीं, हो जाता है यार, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, अगर क्वेश्चन में ए ऑप्शन के बारे में पूछा है तो आंसर डी है, और अगर बी ऑप्शन के बारे में पूछा है तो आंसर सी है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के आपको हीटिंग इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। फॉस्फोरिक एसिड में मैंने आपको पीपीएम का दिया था, और याद करिए बोरिक एसिड में मैंने आपको बीएमटी दिया था, और सॉल्ट एनालिसिस में मैंने ये बताया भी है। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा था, आपको रिवीजन करवा रहा था, तब मैंने ये चीज आपको बताई भी थी। तो बीएमटी, आई रिपीट, बोरिक, मेटाबोरिक, टेट्राबोरिक एंड फाइनली B2O3, ठीक है ना। और यहां पे क्या हो रहा है बेटा? यहां पे हो रहा है फॉस्फोरिक, फिर पायरोफॉस्फोरिक, फिर मेटाफॉस्फोरिक एंड फाइनली P2O5। ओके, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट कंपाउंड इन इनर्ट गैस वाज प्रिपेयर्ड बाय साइंटिस्ट नील बार्टलेट इन 1962। दिस कंपाउंड इज, भाई ये था कंपाउंड XCPTF6। अच्छा, जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय पूछा जाता है, उस समय ये एक चीज पढ़ाई जाती है, हम लोग एक ट्रिक बताते हैं। अब इसीलिए मैं कहता हूं, देखो ट्रिक को मैं क्यों अवॉइड करता हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं बताता, मैं भी बताता हूं, जहां जरूरत पड़ती है बताता हूं, लेकिन ट्रिक को मैं साफ कह देता हूं कि जरूरी नहीं है कि ये सब जगह अप्लाई हो। कैसे? जब जब पैलेडियम और प्लेटिनम +2 होते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। ओके, और जब जब ये पैलेडियम और प्लेटिनम कितने होते हैं? +4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा? 6 फिक्स। ओके, अच्छा, अब यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखाई दे रहा है? सर 6 दिखाई दे रहा है। बच्चे भिड़ते ही इसकी ऑक्सीडेशन क्या बोल देंगे? +4। तो मैंने कहा ना भाई, ये ट्रिक है, और ट्रिक हर जगह अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है, समझे? नॉट फॉर ऑल। ओके, हर जगह ये चीज अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है। तो अब बात आती है कि यहां पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो भाई मेरे ये Xc+ और PTF6- होता है, तो अंदर -6 होते हुए भी बाहर -1 है, इसका मतलब प्लेटिनम यहां पे +5 है। तो कभी आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए कि भाई जो नील बार्टलेट ने सबसे पहले एक कंपाउंड दिया था उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए सेंट्रल मेटल एटम की, तो बता दीजिएगा +5, +4 मत बोल दीजिएगा। ये तो रही बात कंसेप्ट की। अच्छा, अब इसके पीछे की एक कहानी देखो। नील बार्टलेट को सबसे पहले ये विचार आया, हाँ, कि यार जब O2 से O2+ बन सकता है तो फिर यार जिनॉन से जिनॉन+ भी बनना चाहिए। अब उसके पीछे क्या कहते हैं, कहानी ये थी, बोले कि जब O2 से O2+ बनाते हैं, O2 से O2+ बनाते हैं तो अप्रॉक्स आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इतनी रिक्वायर्ड होती है। बात समझ में आ रही है? जबकि जिनॉन से जिनॉन+ बनाते हैं तो कितनी रिक्वायर्ड होती है? इतनी। कहने का मतलब है जितनी O2 से O2+ बना रहे हैं उससे 5 कम। तो बोले यार जब दोनों में ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर इतनी एनर्जी पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो इतनी एनर्जी पे इसको भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देना चाहिए। और जब ये चीज क्लियर हो गई तो फिर धमाधम खूब सारे कंपाउंड बनने शुरू हो गए, आई मीन रिसर्च में आने शुरू हो गए, और फाइनली ये कंपाउंड सबसे पहला कंपाउंड था जो नॉलेज में आ गया। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बता दूं, O2+ जो होता है डाइऑक्सीजनाइल आयन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? O2+ क्या होता है? डाइऑक्सीजनाइल आयन कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई सभी को? चलिए, तो अब मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोजीन हैज X% of CO2 and is used as an antidote for poisoning of Y, then X and Y are क्या है? बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना। होता क्या है, पहले बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती थी लोगों को, ठीक है ना? तो जब बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी तब क्या होता था, कभी कोई कहीं हिल एरिया में है, कहीं है ठंड लग रही है ना, तो लोग बाग क्या करते थे, सब पूरा अंदर कमरा वमरा बढ़िया से पैक किया और अंदर सिगड़ी जो भी होती है ना वो जला करके सो जाते थे ठंड से बचने के लिए। अब धीरे धीरे क्या होता था, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ता था, उनको लगता था कि हमको नींद आ रही है, जबकि वो नींद नहीं, बेहोशी होती थी, और फिर वो बेचारे परमानेंटली सो जाते थे, ठीक है ना? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? देखिए, नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर मम्मी बोल दे बेटा करेले का जूस पीना है ना, लौकी का जूस पीना है, फायदेमंद होता है, तो वो हमें पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर उसके बजाय आपको बोल दिया जाए कोल्ड ड्रिंक पीना है, ये पीना है, वो पीना है, बहुत पसंद आएगा, ठीक है ना? हाँ, घर की बनी हुई रोटी पसंद नहीं आएगी मगर मार्केट का पिज्जा बहुत पसंद आएगा। तो बेटा अच्छी चीजें जो होती हैं वो कम डाइजेस्ट हो पाती हैं, ठीक है ना?
नेचर होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो उसी तरह से क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी काम है। कैसे? हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में होता है उसके लिए अच्छा क्या है, बॉडी के लिए हमारे लिए अच्छा क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन उसको ऑक्सीजन कम पसंद है, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पसंद है, इवन उसको 300 टाइम्स ज्यादा पसंद है। क्या मतलब? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो हमारी बॉडी में जगह जगह तक पहुंच के ऑक्सीजन को पास कराता है, सप्लाई करता है, पूरी सेल्स तक पहुंचाता है। वहीं पे हीमोग्लोबिन क्या करता है, अगर सीओ मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसकी तरफ वो 300 टाइम्स ज्यादा दौड़ता है। कहने का मतलब है उसके साथ वो 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ वो बना रहा था, अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन के साथ वो बना रहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बना रहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, अब ऐसा होने से क्या होता है, बॉडी में जब जाएगा, जगह जगह जाएगा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी वहां पर, वहां तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का टॉक्सिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम कार्बन मोनोऑक्साइड का टॉक्सिक इफेक्ट। ये बात समझ में आ गई? तो इसको दूर करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। अब वो एंटीडोट क्या होता है? वो होता है कार्बोजीन। क्या होता है? कार्बोजीन। ओके, जिसमें 95% तो ऑक्सीजन होती है और 5% जो होती है वो CO2 होती है। ये बात समझ में आ गई? तो 5% यहां पे क्या है बेटा? CO2 है। आई रिपीट, और ये किसके पॉइजनिंग, किसके टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म कर रहा है। तो CO2 का परसेंटेज कितना है? 5%, और किसके इफेक्ट को खत्म कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? बॉम्बे हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When H2SO4 was treated with, मैं तो कहता हूं कि अगर हो सके ना तो इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, ये मेरा मन कह रहा है। ठीक है ना, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, when concentrated H2SO4 was treated with this, ठीक है ना, इनकी आपस में रिएक्शन कराई जाती है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, वो तो खैर किताबी लैंग्वेज है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 और K4FeCN6 की जब रिएक्शन होती है तो CO गैस इवॉल्व होती है। अब दिमाग में आई खुराफात, क्या? हाँ, अगर कोई इसकी जगह डाइल्यूट H2SO4 ले ले, अगर कोई इसकी जगह डाइल्यूट H2SO4 ले ले तो क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनना कि अगर कोई इसकी जगह क्या करे बेटा? डाइल्यूट H2SO4 ले ले तो क्या होगा? तो जरा ध्यान से सुनना, HCN गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी बेटा? HCN गैस रिलीज होगी। जो Fe है वो SO4 बना लेगा, जो हाइड्रोजन है वो क्या कहते हैं, अलग निकल जाएगा। ठीक है ना, HCl बन करके अलग हो जाएगा। और फाइनली सॉरी, मैं दोबारा बोलता हूं, जो Fe है वो FeSO4 बना लेगा, जो पोटेशियम है वो क्या कहते हैं, K2SO4 बना लेगा, और जो H है वो क्या करेगा बेटा? वो HCN बना करके अलग हो जाएगा। वो H क्या होगा? HCN बना करके अलग हो जाएगा। समझ में आ गया? ये SO4 पोटेशियम और आयरन को ले उड़ेंगे, और ये हाइड्रोजन इस साइनाइड को ले उड़ेगा। अच्छे से समझ में आया मेरी बात, मैं क्या बोल गया? ठीक है, और यहां पे बन जाएगी HCN गैस। क्लियर है? अब HCN गैस जो होती है वो टॉक्सिक होती है। कैसी होती है? टॉक्सिक। सड़े बादाम की बदबू आती है उसमें से, सड़े बादाम, रोटन आलमंड्स की स्मेल आती है। तो रोटन आलमंड्स की स्मेल आती है, टॉक्सिक गैस होती है, आदमी निकल लेता है। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट में ध्यान रखना चाहिए कि हमें डाइल्यूट H2SO4 का यूज नहीं करना है। हमें किसका यूज करना है? कंसंट्रेटेड का यूज करना है। अगर हमें CO का प्रोडक्शन करना है, CO गैस बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। एक कंपाउंड है RCl, ठीक है ना, और
इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पे R2SiCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ठीक है ना, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। फाइनली यहाँ पे R2SiCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोलाइज हो रहा है, ये बन रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है तो A बन रहा है। अब आप देखिए समझिए कि फाइनली बन क्या रहा है। यहां पे जो A है, आई रिपीट, यहां पे जो A है वो कौन है, ये थोड़ा कैपिटल होने चाहिए थे, गलती से यहां स्मॉल रह गए, कोई बात नहीं। A क्या है, यहां पे A क्या है, तो बात को समझना। ये जो कंपाउंड ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ये दोनों तरफ R R है, यहां पे कौन है बेटा, OH OH। अब मैं कहता हूं ऐसी यूनिट, ठीक है, ऐसी यूनिट आगे भी होंगी, इनको जोड़ते जाइए, कंडेंसेशन हो रहा है ना, तो इनको जोड़ते जाइए, ऐसी और यूनिट भी होंगी, ऐसी और यूनिट भी होंगी, तो ये तो लीनियर सिलिकॉन बनकर के तैयार हो गया। क्या बनकर के तैयार हो गया बेटा, लीनियर सिलिकॉन बनकर के तैयार हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, A हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए बहुत से कंपाउंड होते हैं और वो किसी ना किसी से एब्जॉर्ब या एडजॉर्ब हो जाते हैं। जैसे मेटलर्जी में हमने पढ़ा था, सोडियम इथाइल जैंथेट सल्फाइड को एडजॉर्ब करता है, पढ़ा था। अच्छा, जैसे हमने और भी जगह पी ब्लॉक आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया होगा होपफुली अभी तक, है ना, तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, मैंने तो बताया ही था, है ना, याद करो, मैंने बताया भी था क्लास में। ऑक्सीजन जो है वो पायरेगेलॉल से, है ना, ओजोन है टर्पेंटाइन सिनेमॉन ऐसे ऑयल से, ठीक है ना। इस तरह से क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, कोई किसी में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, आई रिपीट, कोई किसी में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। ऐसे बहुत सी, मतलब मैंने आपको अगर याद हो तो बताए थे, जैसे SiO2 है वो HF में सॉल्युबल है, अच्छे अच्छे एसिड्स को छोड़कर किसमें सॉल्युबल है, HF में सॉल्युबल है, बाकी किसी में सॉल्युबल नहीं है। BaSO4 को याद करो, वो क्या कहते हैं, BaSO4 जो है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 में सॉल्युबल है और कुछ हद तक कंसंट्रेटेड HCl में सॉल्युबल है। तो याद करो, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको हमेशा बताता रहा, मैं कहता रहा कि भाई ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक है, क्या कि कैल्शियम और कार्बन आपस में मिलकर के क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं। अब बहुत से इसमें प्राणी जो होते हैं वो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बना करके खुश हो जाते हैं। अरे मेरे भाई याद करो, ये क्या कहते हैं, कार्बन नॉन मेटल है, वो मेटल है, इनके बीच में कोवेलेंट का काम क्या है, कुछ नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर गलत होती है। एक्चुअल में कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ Ca2+ एंड C2 करेक्ट, बात समझ में आ गई, हाँ, C2 होता है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए आगे, ये एक तरह का आयनिक कार्बाइड होता है। कैसा कार्बाइड होता है, आयनिक। अच्छा, इसको हाइड्रोलाइज करा दूं तो हाइड्रोलाइसिस पे आपको पता है वाटर क्या होता है, HOH होता है, H+OH-। तो OH- तो कहां जाएगा, कैल्शियम पे, H+ कहां जाएगा, इस पर, तो ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस और साथ में बन जाएगा C2H2, यानी कि ये एक तरह का होता है C2 टाइप कार्बाइड। कौन सा टाइप, C2 टाइप। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह का एसिटिलीन कार्बाइड भी होता है। खैर, ये तो रही कार्बाइड के बारे में इंफॉर्मेशन। कुछ बच्चों ने कहा था सर बीच बीच में मौका मिला करे ना, मैं मैसेज पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा सर बीच बीच में मौका मिला करे ना सर, थोड़ी सी थ्योरी सेट कर दिया करो, थोड़ा और अच्छा फील आएगा। तो ये लो भाई, मैं आपके लिए बीच बीच में क्या कहते हैं थ्योरी सेट करता जा रहा हूं, ताकि आपका थ्योरेटिकल पार्ट और स्ट्रांग होता जाए, ठीक है ना। तो आज आपने अगर नोटिस किया होगा, वैसे तो मैं और भी दिन कर रहा था, पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन मैं अभी भी आप देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, बीच बीच में एक्स्ट्रा चीजें साथ बताता हुआ चल रहा हूं। एक्स्ट्रा से मतलब ये मत समझना कि सिलेबस के बाहर है, एक्स्ट्रा मतलब कि जितना चीज क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है वो भी बता रहा हूं। तो थोड़ा सा आपका क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट भी और मजबूत हो जाएगा
और भाई देखो सीधी सी बात है, पढ़ाई तो ऐसी चीज है जितना पढ़ो उतना कम है। कभी भी मतलब ऐसा फील ही नहीं आता कि हाँ चलो बस अब बहुत हो गया। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जितना पढ़ो उतना कम है। तो कुल मिलाकर के बस पढ़ते रहो, मस्त रहो। कुछ दिनों की बात और बची है, इतने दिन निकल गए, ये वक्त भी है, धीरे धीरे प्यार से निकल जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है ना। टेंस नहीं होना है, बस अपने ऊपर यकीन रखो। सोचो इतने बड़े बड़े हर्डल क्रॉस करके आए हो, मेंस फोड़ के आए हो, बस एक कदम दूर हो अपनी मंजिल से। पेशेंस रखो, दिल में भरोसा रखो, निकल जाओगे, चिंता मत करो, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान से सुनो। तो ये कुल मिलाकर के ये इंपॉर्टेंट होता है, पता होना चाहिए। अच्छा, बात यहां पे खैर ये नहीं चल रही, बात चल रही है आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, अब मैंने कहा ना हर एक का कोई ना कोई प्रिय होता है, तो कोई किसी को एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। कैल्शियम कार्बाइड का फेवरेट कौन है? नाइट्रोजन। तो ये क्या करता है बेटा, कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये यहां पे बना लेता है, क्या बना लेता है? कैल्शियम साइनेमाइड। क्या बना लेता है? कैल्शियम साइनेमाइड। बात समझ में आ गई? आई रिपीट, क्या बना लेता है? कैल्शियम साइनेमाइड। क्लियर है? तो कैल्शियम साइनेमाइड बना लेता है और साथ में क्या रिलीज होता है? कार्बन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? कार्बन। ओके, चलिए, तो ए क्या है? एक तरह से मान सकते हैं कैल्शियम साइनेमाइड प्लस कार्बन। अच्छा, इसको हम कंबाइनली किस नाम से जानते हैं बेटा? नाइट्रोलिम। किस नाम से जानते हैं बेटा? नाइट्रोलिम के नाम से जानते हैं। और नाइट्रोलिम जो होता है, ये थोड़ा मैं और साफ साफ लिखे देता हूं। डॉक्टर, मेरे अंदर का डॉक्टर कभी कभी जाग जाता है और फिर मेरी राइटिंग खतरनाक निकलती है। ये क्या कहलाता है बेटा? नाइट्रोलिम। ओके, तो नाइट्रोलिम जो होता है बेटा वो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होता है, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? ए हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा? ए हो गया। ये बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जरा ध्यान से देखना। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज कैसा होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है बेटा हमारा Na2B4O7, करेक्ट? हाँ, और ये हमारा कौन है बेटा? HOH। हमने एक्वा सोल्यूशन लेना है ना, मतलब हाइड्रोलाइज करा रहे हैं। क्या बनेगा साहब? NaOH बन जाएगा। क्लियर है? और साथ में क्या बन जाएगा? टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया? H2B4O7 को भी फर्दर पानी के साथ छोड़ दिया रिएक्ट होने को, हल्का हल्का बॉयल भी करते रहे। तो फाइनली क्या होगा बेटा? बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब बैलेंस करने का तरीका, कितने बोरोन है? 4, लगा दो 4। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 7। यहाँ पे कितने? 12। तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा? 5। ये बात समझ में आ गई? भाई यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? हाँ सर 12 ऑक्सीजन है। यहाँ कितने हैं? 7। कितनों की कमी पड़ गई? हाँ सर बात तो सही है। तो इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। H3BO3 कितने मॉलिक्यूल? 4। अब तो समझ में आ गया। कितने ऑक्सीजन है? हाँ सर 12 ऑक्सीजन है। तो 12 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने हैं? 7 है, लगा दो 5। अब तो क्लियर है? चलिए, तो बाय द एंड समरी इज दिस। ओवरऑल मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि फाइनल प्रोडक्ट में एक तो बचा NaOH और एक बचा H3BO3। ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड। आपके हिसाब से किसकी चलनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस की या वीक एसिड की? सर ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस की। तो मीडियम कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। मीडियम कैसा हो जाएगा बेटा? बेसिक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरिक एसिड इज पॉलीमेरिक फॉर्म ड्यू टू, भाई बोरिक एसिड जो पॉलीमेरिक फॉर्म होती है वो किसकी वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होती है, सॉलिड फॉर्म में। किसमें? सॉलिड स्टेट में। ठीक है ना? ठीक है, बोरिक एसिड क्या करता है? पॉलीमेरिक फॉर्म बनाता है। 2D में आप इसको कंसीडर करते हैं और एक बोरिक एसिड मैक्सिमम
कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होता है, ये भी क्लियर कर दूं भाई। 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होता है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होता है? 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलता है और सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, क्या एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, इसके बारे में पूछा गया है कि भाई इसके लिए कौन से स्टेटमेंट सही है। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 ओनली, गलत। +4 शो करता है केवल, ऐसा कहना सही नहीं है। -2 +4, ये भी सही नहीं है। एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 +4 ओनली, कायदे से देखा जाए ये भी सही नहीं है। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं ओनली तो ये बात गलत है, क्योंकि माइनस में भी तो शो करता है। अच्छा, फॉर्म्स Mn+2 एंड Mn+4 आयंस, हाँ ये बात सही लगी, ऐसा तो ये शो करता है। जैसे हम बात करें CCl4 की बात करें, CH2 की बात करें, ऐसे और भी बहुत से कंपाउंड है, एक एग्जांपल दिया है। तो ये +2 +4 दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीशीज दैट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन अल्कलाइन मीडियम इज ओब्लिक आर। देखो मैं चाहूं तो इस रिएक्शन, इसको मतलब मैं बहुत आसानी से एक वर्ड में खत्म कर सकता हूं। कैसे? मतलब याद करो, मैंने QSP बताया था, अगर आपको याद हो तो बहुत शानदार कंसेप्ट दिया था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो बेस के साथ जब रिएक्ट करेंगे, आई रिपीट, जो नॉन मेटल होते हैं वो जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो फाइनली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देंगे। वो क्या करेंगे बेटा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के क्लोरीन है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगी, अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। P4 है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, ठीक है ना। फॉस्फीन भी बनाएगा और NaH2PO2 भी बनाएगा, ठीक है ना। अच्छा, MnO4 2- का क्या किया जाए? आई रिपीट, MnO4 2- का क्या किया जाए? तो भाई देखो, ये बेसिक मीडियम में तो क्या होता है, बहुत ही स्टेबल होता है। आई रिपीट, बेसिक मीडियम में बेटा ये बहुत ही स्टेबल होता है। ये बात क्लियर है हाँ सभी को। लेकिन अगर मान लो मीडियम को बेस से अलग कर दिया, मतलब थोड़ा सा पीएच में चेंज ला दिया जाए, क्या कर दिया जाए बेटा? पीएच में थोड़ा सा चेंज ला दिया जाए, यानी कि कहने का मतलब है इसको वीक बेसिक कर दिया जाए या एसिडिक कर दिया जाए या न्यूट्रल कर दिया जाए, तो फिर ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने में कैपेबल होता है। तो यहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहां तो साफ लिखा हुआ है कि हाँ मीडियम बेसिक है। तो आंसर क्या होगा? क्लोरीन और फास्फोरस। हाँ एसिडिक या न्यूट्रल होता, मान लो 2 मिनट के लिए मान लो, तो फिर उस केस में हम MnO4 2- को कंसीडर करते, क्योंकि वहां पे एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। चलिए, अच्छा ClO4- तो पता ही है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन का कोई सीन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Which product are expected from the disproportionation of hypochlorous acid? अब देखो यार, पहले तो आपको हाइपोक्लोरस एसिड के बारे में पता होना चाहिए। हाइपोक्लोरस एसिड कौन सा होता है? HClO होता है। ये बात समझ में आ गई? तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो फाइनली यहाँ पे HCl+O बनेगा, हाँ बनेगा। अब ये O जो है बाकी बचे हुए HClO पे अटैक करेगा और इसको कहां तक ले जाने की कोशिश करेगा? HClO3 तक ले जाने की कोशिश करेगा। ये बात समझ में आ गई? तो यानी कि कितने ऑक्सीजन इसको और चाहिए होंगे? 2, यानी कि ऊपर वाला स्टेप कितने से मल्टीप्लाई हो गया? 2 से। इसको उड़ा दिया फाइनली लाइक दिस, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा HCl और HClO3, यानी कि आंसर होगा डी। क्लियर है भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The number of hydrogen atoms attached to phosphorus atom in hypo, है ना, phosphorus acid। देखो hypophosphorus acid क्या होता है? ये होता है, और इसमें कितने हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच है भैया? 2। तो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू फॉस्फोरस एटम, तो 2 एटम डायरेक्ट अटैच है।
और इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसकी बेसिसिटी होती है, क्या होती है बेटा, बेसिसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 1। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा एक पॉइंट और भी याद रखना, एक और भी पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या कि इसको हाइपोफॉस्फोरस के अलावा फॉस्फेनिक एसिड भी बोला जाता है। देखिए दो होते हैं, एक फॉस्फेनिक होता है, एक फॉस्फोनिक होता है। फॉस्फोनिक H3PO3, फॉस्फेनिक एसिड किसको बोला जाता है, H3PO2 को। चलिए, हीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू ड्राइनेस विल गिव। देखो यार सीधी सी बात कह रहा है कि हमने एक हाइड्रेटेड AlCl3 को ले लिया, ठीक है ना, मान लो हमने ये ले लिया, क्लियर है। अब आप इसको हीट कर रहे हो तो फाइनली क्या बनेगा, तो भाई सीधी सी बात है, याद करो अभी जब मैं सॉल्ट एनालिसिस का आपको रिवीजन करा रहा था तब भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस तरह के जो हैलाइड्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम को, CaSr और Ba को छोड़ दो तो बाकी जो हैलाइड्स होते हैं वो ऑन हीटिंग इस तरह से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं एंड फाइनली Al2O3 का फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी कि ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। HCl निकल जाता है, वाटर निकल जाता है और Al2O3 यानी कि मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपके सामने ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स, ठीक है ना, ऑफ SiGeSnPb इंक्रीजेस, ठीक है ना, किस सीक्वेंस में इंक्रीज होती है भाई, नीचे जाने पे, डाउन द ग्रुप, आई रिपीट डाउन द ग्रुप, नीचे जाने पे इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो अगर नीचे जाने पे इनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा स्टेबल, PbX2, देन उससे कम SnX2, देन Si, ठीक है। तो इसमें सही ऑर्डर 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 कहां है, ये रहा, मिल गया, बॉम्बे। आंसर इज बॉम्बे। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर ऑफ SS बॉन्ड, आई रिपीट नंबर ऑफ SS बॉन्ड पूछा गया है, ठीक है, ऑफ SS, नंबर ऑफ SS बॉन्ड पूछा गया है किसमें, इन SO3, H2O3 2- और इन सब में पूछा गया है रेस्पेक्टिवली। तो आइए भाई एक एक करके क्या कहते हैं, इन सबकी स्ट्रक्चर बना करके हम देखे लेते हैं। तो अगर सिर्फ हम SO3 की बात करें, किसकी बात करें, SO3 की, तो ऑब्वियसली इसमें तो सल्फर ही क्या है, एक है, तो इसमें तो किसी तरह का SS बॉन्ड होने का चांस बनता ही नहीं है, हटाओ। अब बात आती है H2O3 की, तो स्ट्रक्चर हमें पता होने चाहिए। अच्छा यहां पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं बहुत ईमानदारी से कि जो एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होते हैं उनकी स्ट्रक्चर हमें याद रखनी पड़ती है, और जो सिंगल सेंट्रल एटम वाले होते हैं वो तो हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से बना लेते हैं। तो एक तो भाई इसमें होगा, यहां तो 0 लिख दो, यहां पे कितना होगा, 1 होगा। अच्छा यहां पे 2 सल्फर दिखाई दे रहे हैं और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी। तो एक यहां पे भी होगा। अच्छा ये भी यहां पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये S2O8 है, परऑक्सी लिंकेज है, इसमें क्या है, परऑक्सी लिंकेज, लाइक दिस, ओके। तो यहां पे भी नहीं होगा, यानी कि 0110 होगा, ये सीक्वेंस ये रहा, बॉम्बे ऑप्शन इसका हो गया। क्लियर है भाई। तो हमें सारी स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए, हम तभी बड़े आराम से बता सकते हैं। इसमें तो याद करो मैंने लास्ट टर्न पे ऑक्सीडेशन भी बताई थी, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को वॉच करते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिटन अगेंस्ट, यानी कि इनमें जो सीक्वेंस दिया है वो किसकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता। क्या ऑक्सीडाइजिंग पावर मैच कर रही है, हाँ बिल्कुल कर रही है। अच्छा आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, किसकी बात करें बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, क्या ये आपस में मैच कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं भाई। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कार्बन, कार्बन की बोरॉन, तो ये भी मैच कर रहे हैं।
ठीक है ना। अच्छा, और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, नहीं, अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है, नीचे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। हम ड्रैगोस रूल में पढ़ के आए हैं, अगर आपको याद हो, ड्रैगोस रूल में हम ये चीज पढ़ के आए, और एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी इंक्रीज होती है। हाँ, तो सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज पीपी बॉन्ड, किसमें पीपी बॉन्ड है। भाई यहां पे भी आपको क्या है, सारी की सारी स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए, तभी आप क्या कहते हैं, पीपी बॉन्ड बता सकते हो कि किसमें है और किसमें नहीं है। तो बहुत ही ध्यान से अच्छे से इसको देखना कि किसमें पीपी बॉन्ड है, किसमें पीपी बॉन्ड नहीं है। H4P2O5 POP बॉन्ड होता है, ठीक है, और डाई बेसिक होता है, ठीक है, क्या होता है, डाई बेसिक होता है, तो इसमें पीपी बॉन्ड नहीं है। ये मेटाफॉस्फोरिक होता है, क्या होता है, मेटाफॉस्फोरिक। तो 3 दिखाई दे रहे हैं, तो 3 बना दो, सब में पीओपी बॉन्ड है, और यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, OH OH और OH, ठीक है। चलिए, ये भी नहीं है, और यहां पे एक अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O भी दिखाना पड़ेगा। बस अब परफेक्ट है। तो अब आप देख लीजिए, ठीक है, सब कुछ मैच कर रहा है भाई, क्लियर है सभी को। चलिए, H4P2O7, इसमें भी कोई पीपी बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि यहां पे भी पीओपी बॉन्ड होता है, टेट्रा बेसिक होता है। कैसा होता है, टेट्रा बेसिक होता है। अब बचा कौन, आखिरी, H4P2O6, H4P2O6। देखो, एक्चुअल में H4P2O6 की 2 तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, अलग अलग बेसिसिटी शो करते हैं। आई रिपीट, अलग अलग बेसिसिटी शो करते हैं। तो पी बॉन्ड बनाइए, टेट्रा बेसिक बनाइए, तो ये पीपी बॉन्ड शो करेगा। लेकिन अगर इसको ट्राई बेसिक हम दिखाएं, तो ये बीच में पीओपी बॉन्ड शो करेगा। अब आप बोलेंगे सर मैं समझ नहीं पाया, क्या कहना चाह रहे हो। देखो, सीधी सी बात है, कुछ ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर शो करते हैं। आप आइसोमेरिज्म कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसी तरह से H4P2O6 है, वो भी 2 अलग अलग तरह की अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर शो करता है। एक में उसमें पीओपी बॉन्ड होता है और एक में पीपी बॉन्ड होता है। तो ये टेट्रा बेसिक है और वो होता है ट्राई बेसिक। ये बात समझ में आ गई। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई सर हमें क्या जवाब देना है। देखो यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, बात समझना। वैसे तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे सिलेबस में जो दी गई है वो यही स्ट्रक्चर है, उसको आपको यही मान करके बात करना है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए जाएंगे कि पीपी बॉन्ड पूछा है, 3 में तो पीपी बॉन्ड आए नहीं, तो यानी कि वो चौथा जो है उसी में पीपी बॉन्ड होंगे, फिर और बचा भी कौन, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मान लो अगर 2 ऑप्शन ऐसे दे दिए जिसमें पीपी बॉन्ड है, ये वो फलाना ढिमागा, फिर क्या करेंगे, फिर उस कंडीशन में इसमें पीपी मानेंगे कि पीओपी मानेंगे, ये वो लाइक दैट। तो बेटा नहीं, ऑप्शन कुछ इसी तरह से फ्रेम किए जाएंगे कि आपको H4P2O6 की यही फाइनल स्ट्रक्चर माननी पड़े। ये बात समझ में आ गई। हाँ, तो बात को समझिए, क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि कंट्रोवर्सी कम से कम हो, और एडवांस में कंट्रोवर्सी यूजुअली थोड़ी कम रहती है, मेंस के क्वेश्चन में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ज्यादा दिखाई देती है, वहां तो कुछ थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ सकती है। लेकिन एडवांस के क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से नो डाउट देख करके बहुत बनाया जाता है। बनाने में तो यार मेंस का भी बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हाँ ये बात सही है, कंट्रोवर्सी का जो रेशियो अगर देखा जाए तो मेंस में थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है एज कंपेयर टू एडवांस। तो क्वेश्चन भी कभी कभी हमें देख करके जवाब देने पड़ते हैं। बहुत पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी में कि NN बॉन्ड बताइए। अब NN बॉन्ड बताइए तो उसमें N2O3 के बारे में पूछ लिया। अब N2O3 की भी 2 तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, एक में NN बॉन्ड होता है, एक में NON बॉन्ड होता है। तो अब कौन सी स्ट्रक्चर का जवाब दें, तो भाई जो बुक में दी हुई है ना एनसीईआरटी में, उसको मान करके जवाब दे दिया,
ठीक है ना। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दो तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, जो बच्चे मुझसे पढ़े मैंने वो स्ट्रक्चर बनवाई भी है। तो बस मन में यही डाउट आता है भाई क्या जवाब दें क्या जवाब ना दें, तो ऐसी छोटी छोटी कुछ कंट्रोवर्सी हर एक सब्जेक्ट में पाई जाती हैं, इवन केमिस्ट्री में तो पाई जाती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इन सब में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, हाँ या ना। रेडॉन थोड़ा रेडियो एक्टिव है, उसको साइड में करो, हम तो इसकी बात करेंगे। तो यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर जो वेट है, आई रिपीट मॉलिक्यूलर जो वेट है वो बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो जो इनके बीच लगने वाले वीक फोर्स होते हैं, यानी कि जिनॉन जिनॉन के बीच, बात समझ में आ रही है? आई रिपीट, जिनॉन जिनॉन के बीच, नियॉन नियॉन के बीच, हीलियम हीलियम के बीच जो लगने वाले वीक फोर्सेस होते हैं, जिनको हम एलडीएफ बोलते हैं, इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? एलडीएफ फोर्स लगेगा। हाँ, लंडन डिस्पर्शन फोर्स एक और भी नाम से जाना जाता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना, इंटरेक्शन। तो वो भी क्या होता जाएगा बेटा? बढ़ता जाएगा। वो भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो एलडीएफ क्या होगा? एलडीएफ बढ़ेगा, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, एलडीएफ बढ़ रहा है, वीक फोर्सेस आपस में क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मिलकर के वो क्या करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देंगे। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? ऐसा होता है। अब इसमें इन चारों में क्या, पांचों में से कौन कौन दिया है? एक तो ये दिया है, ओके। तो ठीक है भाई, जिनॉन सबसे ज्यादा हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो वेंडरवॉल ये एक तरह का वेंडरवॉल फोर्स है, वीक फोर्स की कैटेगरी में आता है एलडीएफ, और दो नॉन पोलर के बीच पाया जाता है। किसके बीच पाया जाता है? इन बिटवीन टू, जो नॉन पोलर होते हैं ना, इन बिटवीन नॉन पोलर्स के बीच में ये देखने को मिलता है। तो जिनॉन जिनॉन दोनों क्या हो गए? दो एटम हो गए, है ना। और नो डाउट इन इट, दोनों के दोनों कैसे हैं? नॉन पोलर हैं। तो इनके बीच जो इंटरेक्शन होगा वो एलडीएफ कैटेगरी का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन मेटल दैट डज नॉट एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें मैं टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, सीधा सीधा जवाब दूंगा, फ्लोरीन। देखो एक कंपाउंड होता है HOF, ये ध्यान देने वाली बात है। पढ़ाने वाले बहुत से इसको पढ़ा देते हैं कि इसमें फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पॉजिटिव होती है। सच्चाई तो यह है, मैं भी बोल देता हूं कि हाँ यार इसमें, क्योंकि कई बुक्स में लिखा हुआ है फ्लोरीन की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? पॉजिटिव। लेकिन आईआईटी ने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। कई बार क्वेश्चन आए और उसमें मतलब मेंस में भी आए, एडवांस में भी आए, नीट में भी आए, कई जगह क्वेश्चन आए और हर जगह फ्लोरीन को केवल और केवल -1 कंसीडर किया। अच्छा, इसी तरह से फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम को छोड़कर, किसको छोड़कर? लिथियम को छोड़ के सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सबको -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला मेटल माना गया कि ये -1 भी शो कर सकते हैं। इवन इनके नाम भी रख दिए, सोडाइड, पोटेसाइड, रूबीसाइड, सीजेसाइड, नाम भी दे दिए गए। लेकिन ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हर एक कंडीशन में ये -1, हर एक मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। तो अब आपके मन में फिर वही क्वेश्चन आएगा, मुझे क्या मानना है? मुझे तो ये बताओ, मुझे क्या कंसीडर करना है ना। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे क्या करना है ये बताओ। तो भाई आपको हमेशा +1 ही मान करके काम करना है। -1 तभी मानना जब वो कोई स्पेसिफिक कंपाउंड देके पूछे, लाइक क्राउन ईथर होते हैं, क्रिप्टेंट्स होते हैं, इस तरह के कोई बल्कि कंपाउंड देके पूछे तभी मानना है। नॉर्मल कंडीशन में आपको इसका जवाब +1 ही देना है। रीजन, ये क्वेश्चन भी आईआईटी में आ चुका है, ठीक है ना। 8-10 एलिमेंट दिए गए थे और पूछा गया था कि बताओ 0 के अलावा सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है। तो 0 के अलावा सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे फ्लोरीन है वो -1 शो करता है, सोडियम +1 शो करता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपको फाइनली फ्लोरीन को -1 मान करके ही बात करना है। ये केवल और केवल -1 ही देता है, ये मान के चलना है। चलिए
विच इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, है ना, इन अलाउइंग ज़ीनॉन गैस टू लिक्विफाई। देखिए ज़ीनॉन अभी बता करके चुका हूं, ज़ीनॉन कैसा है, ज़ीनॉन है बेटा नॉन पोलर। कैसा है, नॉन पोलर। अब जब दो आपस में ज़ीनॉन मान लो आपस में मिलेंगे, ठीक है ना, तो ज़ीनॉन जब ये आपस में मिलेंगे तो इनके बीच में फोर्स अपीयर होगा। आई रिपीट, इनके बीच में क्या अपीयर होगा, फोर्स अपीयर होगा, हाँ होगा। अब अभी तो ये दोनों नॉन पोलर हैं, लेकिन जब ये आपस में इंटरेक्ट होंगे धीरे धीरे इनमें पोलैरिटी डेवलप होगी, पोलैरिटी डेवलप होगी तो ये क्या होगा बेटा, जरा ध्यान से देखना, ये आपस में और क्लोज आते जाएंगे और ये गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, ये गैस से कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। अब आप बोलेंगे सर फोर्स कैसे, मतलब अपीयर कैसे हो सकता है, इसका फील नहीं आ रहा, तो आओ इसका तुरंत फील ला देते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये एक ज़ीनॉन है और ये दूसरा पार्टिकल है, ये बात समझ में आ गई। अब ऑब्वियसली दोनों में क्या है बेटा, जरा ध्यान से देखना, कोई चार्ज वार्ज तो है नहीं, ठीक है ना, नॉन पोलर कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। इनके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करेंगे। अब कैसे करेंगे वो भी समझना। मान लो आप किसी कमरे में या आप किसी जगह चुपचाप खड़े हुए हैं, जस्ट इमेजिन आप यहां चुपचाप खड़े हुए हैं और तभी एक बंदा दौड़ता हुआ आया, उसने आपको धक्का दे दिया, यस और नो, उसने आपको धक्का दे दिया, तो आप अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, नहीं हो गए। तो मान लो कि ए और बी दो पार्टिकल हैं, हाँ, एक स्टेशनरी फेज में, दूसरा मूवेबल फेज में। तो जब इसने मान लो बी ने आकर के मान लो ए को धक्का दे दिया, तो ए का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थोड़ी देर के लिए अपनी जगह से क्या होगा, डिस्पर्स होगा, इधर उधर फैलेगा। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे ही वो ऐसा काम करेगा तो मान लो कि थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी जगह से हिला, तो मान लो कि यहां से वो धक्का खा करके सपोज इधर की तरफ आया, रिपेल हो करके, किधर, इधर, ठीक है। तो यहां पे क्या इकट्ठा हो गया, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, हाँ। तो अब ये जो सेंटर में न्यूक्लियस था, इसकी वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाँ सर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जस्ट अ सेकेंड। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे इकट्ठा हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, अब वो शुरू से देखो, ये सेंटर में न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इक्वली बराबर फैला हुआ था, ठीक है। जब ये आया दौड़ता हुआ, इसने इसको धक्का मारा, 2 मिनट के लिए मान लो आपस में ये कोलिजन हुआ और इस तरह से एक में पोलैरिटी डेवलप हो गई। तो जब इसमें पोलैरिटी डेवलप हो गई तो ये दूसरे के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने लगा और ये क्या हो गया, पोलर हो गया। अब जब ये पोलर हो गया तो मान लो इसके पास दूसरा एक और पार्टिकल था इसके जैसा, उसने उसको खींचा, उसने उसको खींचा और देखते देखते सब एक दूसरे को पोलराइज करना इन्होंने शुरू कर दिया, एक चेन बन गई। एक क्या बन गई, चेन बन गई। अब इनके बीच में क्या हो गया बेटा, इंटरेक्शन चालू हो गया, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या चालू हो गया बेटा, इंटरेक्शन चालू हो गया, लाइक दिस। ये बात समझ में आई। क्लियर है भाई, इनके बीच में क्या चालू हो गया, इंटरेक्शन चालू हो गया और पास आने लगे, एक दूसरे को पास पास खींचने लगे और धीरे धीरे गैस से ये किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। ये सारी चीजें आपको फिजिकल केमिस्ट्री में उम्मीद करता हूं पढ़ाई गई होंगी, लेकिन कभी कभी इसको इनऑर्गेनिक में इस तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो यहां पे बताना जरूरी है। तो जरा ध्यान से अच्छे से सुनना, ये वीक फोर्सेस का पार्ट है। कभी कभी हमारे इनऑर्गेनिक में भी इस तरह की चीजें आ जाती हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ये चीज को रखना पड़ा।
खैर, तो कुल मिलाकर के अब आप देखिए, जो पहले शुरुआत में नॉन पोलर थे वो इसकी वजह से पोलर हो गए। तो ये कैसे पोलर हुए? इंस्टेंटली पोलर हुए, किसी पल आपस में टकराए और ये पोलर हुए, तो इसमें पोलरिटी को डेवलप किया गया। तो इंस्टेंटेनियसली, आई रिपीट, इंस्टेंटेनियसली या इंस्टेंटेनियस कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, यानी कि अचानक इनमें एक डाइपोल क्या हुआ, डेवलप हुआ, और उसने दूसरे में भी डाइपोल को क्या कर दिया, पोलरिटी को डेवलप कर दिया। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, और इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं एलडीएफ। तो इसीलिए मैंने यहां पे एलडीएफ के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ा बहुत आइडिया दिया था। ठीक है, चलिए, क्लियर है सभी को? तो यहां पे फाइनल आंसर हो जाएगा क्या बेटा, बॉम्बे। क्या हो जाएगा, बॉम्बे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट एक्वस NaOH। वेरी सिंपल, ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताई थी, और अभी थोड़ी देर पहले QSP भी बताया था कि नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो मान लो ये Cl2 है और एक्वस है, तो सबसे पहले ये वाटर आया और इसने HCl और साथ में HClO बनाया। अब दोनों के दोनों एसिड हैं, आई रिपीट, दोनों के दोनों क्या है बेटा, एसिड हैं। तो सबसे पहले मान लो HCl है, NaOH से रिएक्ट करेगा, 1 by 1 करके सब रिएक्ट करेंगे, और ये क्या बना लेगा, NaCl प्लस H2O। इसी तरह से फिर कौन आएगा, मान लो HClO आ गया, वो भी NaOH से रिएक्ट करेगा और बनाएगा NaClO, ओके, और साथ में H2O। तो एक तो NaCl बना और एक NaClO बना, ये दो कंपाउंड बने, यानी कि Cl माइनस बना और ClO माइनस बना। आंसर इज C। ये बात समझ में आ गई? दो एनाइंस का यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये 0, ये -1 और ये +1। अच्छा, ये डाइल्यूट में होती है, अभी कंसंट्रेट होता ना यहाँ पे, तो अलग तरीके से रिएक्शन होती। चलिए, कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, इनमें से वो कौन है जो थर्मल डिकम्पोजिशन पे यानी कि ऑन हीटिंग नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता? तो भाई सीधी सी बात है, अमोनियम सल्फेट, अमोनिया और क्या कहते हैं बोले तो H2O और SO3 दे करके रह जाता है, ये फर्दर इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता है। बाकी ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये तो खैर प्योर नाइट्रोजन देता है। कैसी नाइट्रोजन देता है बेटा? प्योर नाइट्रोजन देता है। एडवांस या मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया बेटा? A। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। Among the following reaction of hydrogen with halogen, the one that require catalyst। बेटा ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं, थोड़ा सा मेमोरी बेस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे इसके पीछे लॉजिक भी है, ऐसी बात नहीं है कि लॉजिक ना हो, लेकिन थोड़ा सा इसको आप मेमोरी बेस भी कह सकते हैं। वो क्या है? सी ऑप्शन है। देखिए जो होता है आयोडीन, I2 अपना, वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव रहता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के कंपैरिजन में देखा जाए, तो उसको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है इस रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक है, चलिए, आयोडीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 टू यील्ड Y along with other product। The oxidation state of iodine in Y is। देखो, जब आयोडीन की रिएक्शन आप क्या करेंगे, ये भी QSP पर बेस्ड है। QSP क्या कहता है कि नॉन मेटल जब क्या करेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा, और वो भी एसिड कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग एसिड। कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करेगा तो एक ऑक्सी एसिड बनाएगा। तो होता क्या है बेटा कि जब ये आयोडीन आता है I2, तो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HNO3 के साथ। तो HNO3 मान लो कैसे ब्रेक हुआ, कंसंट्रेटेड HNO3 है, मान लो ऐसे ब्रेक हुआ HNO3। ये सब मैंने बताया हुआ है कौन कैसे ब्रेक होता है, ठीक है।
और अब ये OI2 को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज I2O5 में बदलेगा। कितने 5 O कंज्यूम हो रहे हैं, तो ये स्टेप भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से। ठीक है, फर्दर I2O5 वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा एंड फाइनली बनाएगा HiO3। अब HiO3 में आपको पता है ऑक्सीडेशन कितनी होती है, +5, और नाम भी पता है आपको, इकॉक्सी यानी कि आयोडिक एसिड। एक होता है हाइपोआयोडस, एक होता है आयोडस, एक होता है आयोडिक और एक होता है पर आयोडिक एसिड। तो ये अपना HiO3 हो गया, आयोडिक एसिड, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फाइनली आंसर इज ए। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको कि कौन क्या बनाता है। ये सारे QSP मैंने लिखवाए हुए हैं सॉल्ट एनालिसिस में। ठीक है, चलिए, द एलिमेंट डज नॉट शो कैटिनेशन। भाई पीबी है, सबसे ज्यादा कार्बन शो करता है कार्बन फैमिली में, उसके बाद क्या कहते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन आते आते बहुत कम हो जाती है। और पीबी एक ऐसा एलिमेंट है जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O, H2S, H2Se, H2T। हाँ, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो मेरे भाई H2O का होगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, कई बच्चों को पता भी होगा। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी सबके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। बाकी अगर इन तीनों को कंपेयर किया जाए तो फिर आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, वही मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, LDF बढ़ेगा और लाइक दैट। ठीक है, चलिए, बाकियों में मॉलिक्यूलर वेट देखा जाता है, H2O सबसे आगे इसलिए होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन है भाई जो इसमें से हाइड्रोलाइज हो सकता है, हाँ सभी हो सकते हैं, NCl3 भी हाइड्रोलाइज हो सकता है, और क्या देगा, अमोनिया देगा और HOCl देगा। ठीक है ना, NCl3 में एक समस्या है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन NCl3 के केस में कहानी कुछ बदल सी जाती है। यहां पे -3 ऑक्सीडेशन है, यहां पे +1 ऑक्सीडेशन है। होता क्या है, नाइट्रोजन अपने छोटे साइज के चलते थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुला लेता है। ओके, एंड फाइनली ये हाइड्रोलाइज हो गया, H+ इधर आएगा, OH- इधर आएगा, तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये मिलकर के क्या बनाएंगे, NH3, और ये सब मिलकर के अपना क्या बना लेंगे, 3 मॉलिक्यूल किसके बना लेंगे, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड के। ओके, BCl3 भी हाइड्रोलाइज होता है, बोरिक एसिड बनाता है और HCl बनाता है। SiCl4 भी हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, अपना आराम से HCl, FeCl जो बनाना है बनाता है। CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन में तो हाइड्रोलाइज नहीं होता, जबरदस्ती हाइड्रोलाइज कराना चाहो तो करा सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में ये COCl2 और फॉस्जीन यानी कि बनाता है। और अगर किसी बच्चे को मन में ये आ रहा हो, मुझे कहां पता चलेगा कि क्या कहते हैं, मतलब ये रिएक्शन कहां मिलेंगी, फलाना ढिमाका, इस तरह के मन में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वरुण बैच, इसी बैच में मैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तब मैंने बहुत कुछ वहां पे एक्सप्लेन किया था। ओके, तो यहां पे ये पूछा गया भाई कौन कौन है जो हाइड्रोलाइज नहीं होते, तो कौन कौन है जो हाइड्रोलाइज होते हैं, तो NCl3, BCl3 और SiCl4 सब हाइड्रोलाइज होते हैं, बस CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता। नसेट विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, देखिए सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा तरीका है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाते जाइए, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा HClO4, उससे कम HClO3, उससे कम HClO2 और सबसे कम HCl। अच्छा, देखने का एक और भी तरीका होता है रेजोनेंस, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें जितनी ज्यादा वो कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा स्टेबल, और उसमें H+ आयन देने के नेचर उतने ज्यादा। ये बात समझ में आ गई। खैर, हमने इनऑर्गेनिक के बेस पे बात की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा और एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। ठीक है, द नंबर ऑफ SS बॉन्ड इन सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना,
ये लो भाई, ये S, ये S, ये S और ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना, एक से ज्यादा जो सेंट्रल एटम जिनमें होते हैं, तो उन स्ट्रक्चर को बेटा याद रखना पड़ता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड फाइनली इसमें जीरो, एक भी क्या कहते हैं SS बॉन्ड नहीं होता, सारे के सारे SOS लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तीन तरह की फॉर्म होती है, व्हाइट, रेड और ब्लैक, ठीक है ना। व्हाइट जो होता है वो अकेली एक P4 यूनिट में पाया जाता है, मॉलिक्यूल में पाया जाता है। जो रेड होता है वो एक तरह का आप कह सकते हैं लीनियर पॉलीमर होता है, और जो ब्लैक होता है वो क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। तो जो जितना ज्यादा कंडेंस फॉर्म में, पॉलीमर फॉर्म में होगा, उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ब्लैक फास्फोरस जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। आई रिपीट, वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When PbO2 react with concentrated HNO3, the gas evolved may be। कौन सी गैस भाई इवॉल्व होती है जब ये PbO2 जो होता है, क्या होता है बेटा, PbO2 जो होता है जब ये रिएक्ट करता है, तो देखो PbO2 की तो नेचर ही होती है क्या भैया, हम तो Pb प्लस में रहेंगे, +2 में रहेंगे, है ना। तो ये ऐसे ब्रेक हो गया। अब ये एम्फोटेरिक नेचर का है, ये एसिड है, तो एम्फोटेरिक होने के लिए वजह से ये एसिड के सामने बेस की तरह बिहेव करेगा। तो PbO और HNO3 आपस में रिएक्ट करके क्या करेंगे बेटा, फाइनली PbNO3 होल ट्वाइस बनाएंगे और साथ में H2O को निकाल बाहर करेंगे। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि यहां पे क्या बनती है बेटा, ऑक्सीजन बनती है। तो फाइनल आंसर हमारा बॉम्बे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ब्लू लिक्विड इज ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्टिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ टू गैसेस, है ना, एट -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो भाई देखो NO और NO2 मिलकर के लो टेम्परेचर पे फाइनली N2O3 का फॉर्मेशन करते हैं, जो मजे की बात डायामैग्नेटिक होते हुए भी ब्लू कलर की होती है। डायामैग्नेटिक है लेकिन ब्लू कलर की होती है, बात समझ में आ गई। तो ये N2O3 का फॉर्मेशन होता है लो टेम्परेचर पे होता है। किस पे होता है, लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर कर दूं तो ये वापस जहां से चले थे वहीं पहुंच जाते हैं। खैर हमें उस पे नहीं जाना, मेन जो काम है हमारा वो देखना है कि ये N2O3 होता है जो ब्लू कलर की फॉर्म में पाया जाता है। मजे की बात क्या बोला मैंने, डायमैग्नेटिक होते हुए भी ये कलर्ड होता है। द रिएक्शन ऑफ P4 विद X लीड्स सेलेक्टिवली क्या है, टू P4O6। अच्छा ठीक है साहब, P4 है और उसको हमें किस में बदलना है, P4O6 में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो भाई ये आया हुआ क्वेश्चन है मेन से एडवांस किसी में, और ध्यान रखना एयर की प्रेजेंस में बदलेंगे। और एयर जो एक्चुअल में होता है दैट इज द मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। बात समझ में आ रही है, O2 N2 का मिक्सचर होता है, बात समझ में आ गई। तो ये फाइनल इसका बेस्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू ग्रेफाइट एंड डायमंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ओब्लिक आर करेक्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा कि सही क्या है। देखिए ग्रेफाइट इज हार्डर देन डायमंड, गलत। डायमंड ज्यादा हार्ड होता है अकॉर्डिंग टू एक स्केल था मोहा ने दिया था, अकॉर्डिंग टू मोहास, है ना। मोहास के अकॉर्डिंग इसकी जो हार्डनेस होती है वो कितनी कंसीडर की गई है, 10। चलिए तो एक चीज तो क्लियर है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ग्रेफाइट हैज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन डायमंड, हाँ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट ज्यादा कंडक्टिविटी शो करता है किससे, डायमंड से। ग्रेफाइट हैज हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन डायमंड, नहीं। ग्रेफाइट हैज हायर सीसी बॉन्ड ऑर्डर देन डायमंड। आइए वो जरा देखे लेते हैं। ये sp2 टाइप होता है और ये sp3 टाइप होता है। तो भाई sp3 टाइप है यानी कि बॉन्ड लेंथ, लॉजिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर कम,
sp2 है ना, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। थोड़ा सा मैंने इसको अलग तरीके से लॉजिकली समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो ये बात भी सही है कि हाँ भाई यहां पे ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज ओब्लिक आर। ओजोन के बारे में भाई क्या कहना है, आइए जरा देख लेते हैं। ओ बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, हाँ, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है ना। ओ बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, ये स्टेटमेंट सही है। डायमैग्नेटिक होता है, ये स्टेटमेंट सही है। एंडोथर्मिक होता है O3 का थर्मल डिकम्पोजिशन, ये गलत बात है। और O3 हैज बेंट स्ट्रक्चर, ये सही बात है। मतलब बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इसके बारे में, और मैंने भी पी ब्लॉक पढ़ाते समय बहुत कुछ बताया था, तो थोड़ा ध्यान से अच्छे से इन चीजों को देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए। द प्रोडक्ट formed in the reaction of SOCl2 with white phosphorus। व्हाइट फॉस्फोरस के साथ भाई क्या बना रहा है, देखो मैंने याद करो एक रिएक्शन बताई थी P4 की, ठीक है ना। अगर हम SOCl2 लेंगे तो यहां पे PCl3 बनेगा, और अगर हम SO2Cl2 लेंगे तो PCl5 बनेगा। मैंने कहा था ये कंपैरेटिव स्टडी कई बार पूछ ली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यहां पे SOCl2 लिया गया है तो ऑब्वियसली क्या बनेगा बेटा, PCl3 का फॉर्मेशन होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसी साल मेंस में भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the hydrolytic condition the compound used for preparation of linear polymer and for chain termination, ठीक है ना, respectively are। भाई कौन कौन सी यूनिट्स यूज होती हैं, देखिए इसमें बहुत सिंपल सी है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। लीनियर मैंने अभी बताया था अगर आपको याद हो तो R2SiCl2 जब ये कंडेंस होगा हाइड्रोलाइज होने के बाद तो लीनियर फॉर्म करेगा। लेकिन एक होता है R3SiCl, कहां गया, ये रहा। R3SiCl की कंडीशन कैसी है, ऐसी, ठीक है। जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो फाइनली ये क्या दिखाई देगा, ऐसा। अब चेन का एक्सपेंशन जो है वो R साइड से तो हो नहीं सकता, कहां से होगा, OH साइड से ही होगा। और OH कितने हैं, मात्र एक, तो ये डाइमर बना करके रुक जाएगा। या यूं कहिए अगर किसी चेन के टर्मिनल पार्ट पे लगा दिया जाए तो ये चेन को आगे बढ़ने से रोक देगा। अच्छा, वहीं पे क्या होगा, अगर ऐसा कंपाउंड आपको दिख जाए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था अगर आपको याद हो, तो यहां पे क्या होगा, चेन का जो एक्सपेंशन है दोनों तरफ होगा, उधर भी बढ़ती जाएगी इधर भी बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया R2SiOH, है ना। तो कुल मिलाकर के यहां पे जो है वो C ऑप्शन दिखाई दे रहा है, R2SiCl2 हाइड्रोलाइज होने के बाद R2SiOH हाइड्रोलाइज, और ये है R3SiCl, और ये क्या करेगा, चेन को रोकने का काम भी करेगा। तो वो लीनियर पॉलीमर और चेन टर्मिनेशन दोनों के बारे में हो गया अपना क्लियर मामला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। तो ये थे हमारे पूरे पी ब्लॉक के क्वेश्चंस, होपफुली आपने अच्छे से देख लिए होंगे। और भी एडवांस में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको आगे भी प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है बेटा। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।